अदरवाइज जो प्रॉब्लम्स होंगी दोस्तों, वो दुनिया भर के देशों को फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वेस्ट एशिया का इम्प्लीकेशन दुनिया भर पे होगा। लेकिन हम इस आर्टिकल में राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करेंगे, तो उनका कहना है स्पेशली भारत पे क्या असर होगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहला ये होगा एनर्जी सिक्योरिटी और ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर असर पड़ेगा। वेस्ट एशियन रीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के मामले के लिए। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं, जिसको रिफाइन करके पेट्रोल वगैरह की नीड्स अपनी पूरी कर रहे हैं, तो 60% के आसपास यहाँ पे जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, उसका सप्लाई वेस्ट एशिया से हो रहा है। 2022-23 के अंदर में आप देखेंगे जो इराक देश है दोस्तों, ये दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बना भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए। रशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री बनकर आया। रशिया से हमने रिसेंटली ही ऑयल परचेज बढ़ाया है, थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुई। रशिया ने हमें जो ये ऑयल है वो डिस्काउंट में प्रोवाइड करवाया है। इतने नहीं, जो ये कच्चे तेल के प्राइसेस है दोस्तों, ये और ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। और जब कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो इसका असर दुनिया भर के देशों पे होगा। हम तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हम तो खुद प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, बाहर से इसी कच्चे तेल को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। तो वही कच्चा तेल जो आज हमें यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल 10 रुपए देकर मिल रहा है, तो वही कल हमें 15 रुपए देकर लेना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इंपैक्ट भारत में देखने को मिलेगा। भारत में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, समझ गए। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि सरकार कच्चे तेल के ऊपर में जो पेट्रोल आपको दे रही है उस पर टैक्स ज्यादा वसूलती है, और टैक्स काटना पड़ेगा। अगर टैक्स कम नहीं करेंगे तो फिर ये पेट्रोल बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को अगर बचना है तो यहाँ पे फिर ये सब कुछ करना पड़ेगा, और टैक्स कट कर दिया तो फिर उनके पास में रेवेन्यू जनरेशन कम हो जाएगा। रेवेन्यू जनरेशन कम हो जाएगा तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के ऊपर पैसा कम खर्च होगा, समझ रहे हैं। सब आपस में एक इंटरकनेक्शन देखने को मिलेगा। ये इंपैक्ट पड़ता है टोटल ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर में। उसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ा इंपैक्ट ये भी है, देखिए जो ये पूरा इंडियन डायस्पोरा है, भारत के कई सारे लोग यहाँ पर दुनिया भर में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों में देखने को मिलेंगे, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन। इन सब देशों में दोस्तों बहुत सारे इंडियंस प्रेजेंट है जो लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर, और काम करने के बाद पैसा कमाकर बेचते हैं भारत। अब जब वहां पे काम कर रहे हैं, पैसा कमाकर जब इंडिया बेचते हैं अपने परिवार वालों को, तो जो दोस्तों पैसा वापस रिटर्न आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो 2021 में इंडिया ने लगभग $87 बिलियन के आसपास जो रेमिटेंसेस हैं वो रिसीव करे हैं, जिसमें से 50% रेमिटेंस केवल और केवल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों से सीधा सीधा आया है। आप ये देखिए, हम दुनिया भर से रेमिटेंस लाते हैं, बाहर दुनिया भर में इंडियंस फैले हुए हैं, काम कर रहे हैं, और लेकिन 50% यहाँ पे जो रेमिटेंस है वो सीधा इन गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। तो गल्फ कंट्रीज का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा है, ये हम देख पा रहे हैं। और अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो बहुत सारी जॉब स्टेबिलिटी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जिससे अगेन लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाएंगी और इकोनॉमी के ऊपर यानी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पैसा सब हमारी इकोनॉमी में काउंट हो रहा है, जितने भी रेमिटेंस बाहर से आ रहा है। लेकिन उसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम और जुड़ सकते हैं, वो यह है ट्रेड रिलेशन भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होंगे, क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इंडिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर के तौर पर देखा जाता है। 2023-24 वाले पर्टिकुलर ईयर में अगर हम देखेंगे तो भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के आपस के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो $161.59 बिलियन के थे। 2023-24 की बात कर रहा हूं, इतना व्यापार हमारा हुआ, कितना, $161 बिलियन, जिसमें से भारत ने एक्सपोर्ट किया था केवल $56 बिलियन का, और बाकी सबका हमने इंपोर्ट किया। तो आप इमेजिन कीजिए, इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, बिलियंस में बात कर रहे हैं, मिलियंस में बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा, डिसरप्शन हुआ, तो सीधा व्यापार पे इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया में दोस्तों बहुत सारे जो सेक्टर्स, एक्सपोर्ट सेक्टर, वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। गल्फ कंट्रीज में फूड सप्लाईज को लेकर इंपैक्ट पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने कुछ देशों के साथ में सेपा अग्रीमेंट कर रखा है। सेपा को हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब जैसे यूएई के साथ में सेपा अग्रीमेंट हुआ है, जहां पे हमारा मेन पर्पस है कि हम आपस में जो व्यापार है उसको थोड़ा सा और फ्री कर देंगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से यहाँ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। फिर जो हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ट्रेड रूट्स है, इस पे इंपैक्ट पड़ेगा, यानी व्यापार के रास्तों पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में कहीं पर भी वॉर छिड़ती है या येमेन के अंदर में हूदी रेबल्स भी फंसते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे जहाज हमारे निकलते हैं। दोस्तों आपको पता है ना, भारत जैसे यहाँ पर ईरान, इधर पाकिस्तान, इधर इंडिया बगल में देखने को मिलेगा। तो इंडिया के जहाज इधर आते हैं गल्फ ऑफ एडन से निकलते हुए, बाबेल मंडेब स्ट्रेट से होते हुए सीधा ऊपर स्वेज कनाल, और स्वेज कनाल से यहाँ पे सीधा यूरोप में जाते हैं। तो जो भी व्यापार होगा, इधर ईरान कह रहा है ये रास्ता बंद कर देंगे, इधर जो हूदी रेबल्स है ये कह रहे हैं हम सारे जहाजों पे अटैक करना शुरू कर देंगे। तो वेस्ट एशिया में कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट पड़ा, व्यापार में, दुनिया भर के व्यापार में बहुत बड़ा इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर ये रास्ता ही बंद, ये रास्ता ही बंद। हम जाएंगे कहां से, पूरे के पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके, जिसमें बहुत समय लगेगा, कई दिन लग जाएंगे व्यापार करने में, और जितने दिन लगेंगे उतना मेंटेनेंस का कॉस्ट आएगा, उतना फ्यूल का कॉस्ट आएगा, समझ रहे हैं। तो कोई वही तो बोला जा रहा है, वेस्ट एशिया में कोई भी प्रॉब्लम्स, मान लो यहाँ पर यूरोप तक की जो कनेक्टिविटी है ना वो टूटेगी, या हमें एक बड़ा रास्ता चुनना पड़ेगा। और उसके अलावा टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी जैसी जो चीजें हैं, नेशनल सिक्योरिटी मजाक बन जाएगी, टेररिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में अगर मान लो अस्थिरता बनती है तो ये एक ऐसा एरिया बन जाएगा जहां पे बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। आईएसआईएस की बात करें, अलकायदा, हिजबुल्लाह, वैसे यहाँ पर एक ग्रुप देखने को मिलेंगे, बट ये बहुत सारे साउथ एशिया को, स्पेशली यहाँ पर इंडिया से बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर लिया जाता है। अब ऐसा कैसे बोल रहा हूं मैं, तो राइटर बोलते हैं भाई एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में। उस रिपोर्ट ने ये मेंशन किया बहुत सारे जो टेररिज्म थ्रेट है इंडिया को, आईएसआईएस, अलकायदा जैसे यहाँ पर ग्रुप्स के थ्रू दिए गए हैं, और ऐसे ग्रुप्स यहाँ पे मतलब जम्मू कश्मीर वाले रीजन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उनका एक बहुत बड़ा लिंक देखने को मिल जाएगा जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन से, वहां पे हमने रिसेंट समय पर कुछ टेररिज्म वगैरह इशू भी देखा है। तो एक कनेक्शन कहीं ना कहीं बैठ जाता है। कई बार यहाँ पे साउथ एशिया स्पेशली इंडिया से लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट कर लिया जाता है। हम आर्टिकल्स पढ़ते भी हैं कि हाँ भाई इसने ये रिक्रूट किया गया है इसके अंदर में, समझ गए। तो वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स लगातार इंक्रीज हो सकती हैं। कल्चरल और रिलीजियस टाइज के ऊपर में इंपैक्ट पड़ सकता है। जितने भी बड़ी बड़ी पावर्स है वो आपस में भिड़ सकती हैं। इधर से यहाँ पर दोस्तों भिड़ जाएगा इजराइल, भले यहाँ पर ये युद्ध चल रहा होगा इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन पीछे होंगे यहाँ पर रशिया, यूएसए, चाइना, ये सभी कंट्रीज आपस में भिड़ जाएंगी। तो वो यहाँ पर दिखाया गया। आई होप आपको इसके बारे में जो एक बढ़िया क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि मामला चल क्या रहा है वेस्ट एशिया में, और इसका असर मैंने आपको बता दिया कई सारी तरीके से पड़ सकता है। तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय क्या है? हमें ये वॉर रोकना होगा, क्योंकि भले यहाँ पर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट होगा
लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम व्यापार वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जो मेन रिलेशंस हैं वो यहाँ पर मेंटेन हुए हैं। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में जो रिलेशंस हैं वो हमारा किस समय पर देखने को मिलेंगे ही। तो हमें कहीं ना कहीं जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, उसमें यहाँ पर इंडिया को एज अ मेंबर आना होगा, जहाँ पे कई सारे बॉडीज हैं जो बात कर रहे हैं समय पर वेस्ट एशिया में मामले को सुलझाने की। तो वो काम यहाँ पे हमें भी करना होगा। काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आज कई सारी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इजराइल है, सबको साथ में लेकर आया जा सकता है। आतंकवाद से लड़ने में यहाँ पर कह सकते हैं कुछ नए कोलैबोरेशन ग्रुप्स हैं वो खड़े किए जा सकते हैं। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटाइज के ऊपर रखा जाएगा, इसको एक प्रायोरिटी दी जाएगी। हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि जो एक बहुत बड़ा रिस्क है कि भाई अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई ना, कॉन्फ्लिक्ट, तो सालों तक खींचेगा वो। तो उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर तेल की सप्लाई वगैरह होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तेल का सप्लाई वगैरह नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें अपने स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व वगैरह है वो मेंटेन करके रखने होंगे, जो हमारे भंडार है उसको भर के रखना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं, लेकिन कोशिश बस खाली यही रहनी चाहिए कि भाई यहाँ पे जो मामला है, जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, ये आगे भविष्य में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक एस्केलेट ना हो।